हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। तो अभी आपको मेडिवल इंडिया का वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो ये वो स्टार्ट करने से पहले मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको पेशेंस से सुनो 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी हमने मेडिवल इंडिया का ऑडियो डाला था टेलीग्राम पे, वही ऑडियो हम बहुत ही अच्छे से अभी यहाँ पे लाने वाले हैं। तो अभी आपको फ़ोटो भी दिखेगा वहाँ पे, है ना, आपके सामने फ़ोटो भी दिखेगा और उसको आप पढ़ लेना, आपका बहुत ही अच्छा मेडिवल इंडिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने टेलीग्राम पे मेडिवल इंडिया लाया था उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, है ना। बहुत ही मतलब जो बड़े बड़े क्लासेस से बच्चों ने स्टडी किया उनको भी बहुत पसंद आया था और हम बहुत ही बढ़िया लेवल से एकदम आपका मेडिवल इंडिया ख़त्म करने वाले। और मैं एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता हूँ, एक स्टोरी टाइप हिस्ट्री को पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद भी रह जाएंगे अच्छे से। तो ये यदि आपको स्टार्ट करना है ना, तो आपको क्या करना है कि उसका जो PDF है, PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल लिया है। PDF का आपको झेरॉक्स निकाल लेना है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस PDF का लिंक डाल दूंगा। लेकिन यदि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी लिंक ओपन नहीं होता है, तो विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। वहाँ पे 2 ग्रुप्स मिलेंगे, दोनों के दोनों ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें से विशाल सर CGL CHSL वाला जो ग्रुप है ना, वहाँ पे मेडिवल इंडिया बाय विशाल सर नाम से वहाँ पे आपको फाइल मिलेगा, उसका आप झेरॉक्स निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो आप खुद के हैंड रिटन नोट्स भी निकाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके या नोट्स आपको मिलेंगे, एकदम CGL से रिलेटेड, एकदम CGL से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स। यदि आप ये कर लेते हो ना अच्छे से, तो मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया पूरा का पूरा GS हम खत्म करने वाले। और मेरा पर्सनल गारंटी आपको 40+ मार्क्स मिलेगा, वो भी एकदम आसानी से, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम आसानी से पढ़ना है तो डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि जो भी पूरा अपना मेडिवल इंडिया रहेगा, मॉडर्न इंडिया रहेगा, ठीक है। मेडिवल इंडिया 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया लगभग 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बंदा ये दोनों के दोनों वीडियोस पे हर रोज़ कमेंट करेगा, ठीक है, तो ये मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया ख़त्म होने के बाद मैं उसको पर्सनली गाइड करूँगा, उसको पर्सनली मैं सब टाइम टेबल बना दूंगा, ठीक है। जो भी हर रोज़ उसको ये करेगा, हर रोज़ उसको कमेंट करेगा। और यदि ज़्यादा बच्चे होते हैं जो हर रोज़ कमेंट करते हैं, है ना, तो फिर उसमें से मतलब 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे जो भी है जो हर रोज़ कमेंट कर रहे हैं, उसमें से फिर मैं लकी ड्रॉ निकाल के 2 बंदों को सेलेक्ट करूँगा और उनको मैं पूरा का पूरा गाइड करूंगा। मतलब मैं हर वीक में उनसे बात करूंगा, सब कुछ उनका पूरा का पूरा CGL 2020 का पूरा गाइडेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा, उनका पूरा का पूरा सिलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा। तो आपको यही करना है कि हर रोज़ वहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। और अभी चलो हम मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जहांगीर हम स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का रूलिंग पीरियड है 1605 से लेके 1627 तक। 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर का टाइम पीरियड है। जहांगीर का जन्म यानी ही वॉज बॉर्न इन 1569, जन्म 1569 में हुआ था फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी जगह आपको पता है, अकबर ने बनाई थी ना फतेहपुर सिकरी, अकबर है ना, अकबर से रिलेटेड है फतेहपुर सिकरी। तो वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। और इसका चाइल्डहुड नेम है सलीम। सलीम बचपन का नाम जहांगीर का सलीम है। फिर वो आगे जाके 1585 में वो शादी कर लेता है मानबाई से। ही मैरिड मानबाई, और मानबाई डॉटर थी भगवान दास की, यानी वो पुत्री थी भगवान दास की, बेटी थी भगवान दास की मानबाई। तो मानबाई से जहांगीर को एक बेटा हो जाता है जिसका नाम है खुसरो। खुसरो का जन्म हो जाता है और खुसरो की जो माता है उनका नाम है मानबाई और पिता तो ऑफकोर्स जहांगीर। तो जैसे कि हमें पता है कि अकबर ने बोला था कि खुसरो को हम अगला राजा बनाएंगे, क्योंकि वो सलीम ने विद्रोह वगैरह करता था तो सलीम से उनकी कुछ बनती नहीं थी और सलीम ने अबुल फजल की भी हत्या कर दी थी इसकी वजह से। लेकिन बाद में फिर से अकबर ने एट द एंड सलीम को राजा बनाया था, जो कि जहांगीर नाम से आ गया। तो क्या हुआ था 1585 में, तो मानबाई से शादी कर ली जहांगीर ने। फिर 1588 में सलीम ने शादी कर ली जगत गोसाई से, और जगत गोसाई डॉटर थी उदय सिंह की, जगत गोसाई बेटी थी उदय सिंह की। और जगत गोसाई से जहांगीर को खुर्रम नाम का बेटा हुआ। मतलब खुर्रम की माता रहेगी जगत गोसाई और पिता ऑफकोर्स जहांगीर। और यही खुर्रम आगे जाके शाहजहां नाम से जाना जाएगा। और जहांगीर के बाद रूलर कौन बनेगा, मुगल डायनेस्टी का राजा कौन बनेगा, खुर्रम बनेगा। खुर्रम जो कि शाहजहां नाम से जाना जाएगा। तो देखो 1606 में क्या होता है कि इसको तो खुसरो को पता था, जैसे 1605 में जहांगीर अब राजा तो बन गया, लेकिन खुसरो को क्या लगता था कि अकबर ने बोला है कि अगला राजा तो खुसरो है, तो खुसरो को लगता है कि मैं अब अगला राजा हूँ, लेकिन बीच में
जहांगीर राजा बन गया, यानी खुसरो के पिता राजा बन गए, तो फिर खुसरो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो रिवोल्ट कर देता है। जैसे देखो सलीम ने अकबर के खिलाफ रिवोल्ट किया था, तो खुसरो सलीम सलीम अपने पिता के खिलाफ रिवोल्ट करता है, वैसे ही खुसरो अपने पिता के खिलाफ यानी जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट करता है। तो 1606 में रिवोल्ट ऑफ खुसरो होता है। तो जहांगीर क्या करता है, एक्चुअली खुसरो क्या करता है, विद्रोह करता है और छुपने के लिए फिर चला जाता है गुरु अर्जुन देव के पास, और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की हेल्प की थी। तो पहले तो गुरु अर्जुन देव के पहले जितने भी सिख गुरु थे उनकी और मुगलों की बहुत अच्छा चलता था, उन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही हमने देखा हुमायूं गया था सिख गुरु के पास, फिर अकबर ने भी 500 बीघा ज़मीन दी थी, तो उनका पहले अच्छा था। लेकिन बाद में जैसे ही ये 5th गुरु है सिख के, गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने खुसरो की हेल्प की थी, ठीक है, तो फिर जैसे ये जहांगीर को पता चलता है कि गुरु अर्जुन देव हेल्प कर रहे हैं खुसरो की, तो उनको जहांगीर को लगता है कि गुरु अर्जुन देव ही भड़का रहे हैं खुसरो को मेरे खिलाफ, इसलिए वो क्या करते हैं, जहांगीर गुरु अर्जुन देव की हत्या कर देते, ही किल्ड गुरु अर्जुन देव, और खुसरो की आंखें निकाल लेते हैं। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। तो ही वॉज द फर्स्ट अंग्रेज, ये प्रथम अंग्रेज थे जो कि दरबार में आया था फैक्ट्री लगाने के लिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस, कोई यदि अंग्रेज आया था दरबार में मुगल डायनेस्टी में, तो वो था कैप्टन विलियम हॉकिंस, और वो फैक्ट्री लगाना चाहता था इंडिया में। लेकिन पहले तो देता नहीं, ये जहांगीर नहीं बोलता है कि फैक्ट्री नहीं लगा देगी, लेकिन फिर बाद में 1611 में परमिशन मिलती है, तो मुसलीपट्टम में प्रथम फैक्ट्री बनाते हैं अंग्रेज, लेकिन वो अस्थायी रूप से होती है, यानी वो टेम्पररी रूप की वो फैक्ट्री होती है 1611 में मुसलीपट्टम में। उसके बाद 1613 में 1613 में वो सूरत में अंग्रेज फैक्ट्री बनाते हैं, और वो प्रथम स्थायी फैक्ट्री यानी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री होती है सूरत में। देन 1615 में यानी 1615 में सर थॉमस रो आता है जहांगीर के दरबार में। और देखो कैप्टन विलियम हॉकिंस तो ईस्ट इंडिया की कंपनी के थ्रू आता है, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है, लेकिन सर थॉमस रो किंग जेम्स वन का रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है मुगल साम्राज्य के पास, जहांगीर के पास। देन 1611 में जहांगीर ने शादी कर ली थी मेहरुन्निसा से। एक्चुअली मेहरुन्निसा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, वो थी अली कुली बेग के साथ। अली कुली बेग मेहरुन्निसा का हस्बैंड रहता है, और उसी अली कुली बेग को शेर अफगान भी बोला जाता है। लेकिन जब देखता है मेहरुन्निसा को जहांगीर, तो उसे मेहरुन्निसा बहुत पसंद आती है, और वो अली कुली बेग की हत्या कर देता है और मेहरुन्निसा के साथ शादी कर लेता है। और इसी मेहरुन्निसा को वो टाइटल दे देता है नूर जहाँ नाम का टाइटल। तो नूर जहाँ कौन है, मेहरुन्निसा है, ठीक है। नूर जहाँ का जो फादर है, नूर जहाँ की जो फादर है, पिता है, उनका नाम होता है गयाज बेग, ठीक है। नूर जहाँ के पिता का नाम है गयाज बेग, और इसी गयाज बेग को इत्मादुल्ला नाम से भी जाना जाता है। गयाज बेग को किस नाम से जाना जाता है, इत्मादुद्दौला, ठीक है। तो यही इत्मादुद्दौला यानी गयाज बेग का टॉम यानी कब्र आगरा में है। तो नूरजहाँ की माता जो है, जिनका नाम है अस्मत बेगम, नूरजहाँ के माता है, उनका नाम है अस्मत बेगम, ये इत्र बनाते थे, ठीक है, इत्र बनाते थे। ये एक्चुअली इत्र बनाने का आविष्कार, ये गुलाब के फूलों से इत्र बनाते थे। एक्चुअली इंडिया में इत्र बनाने का आविष्कार यदि किसने किया है ना, तो वो अस्मत बेगम ने किया है। तो इंडिया में इत्र बनाने का आविष्कार का श्रेय यदि किसको जाएगा, तो वो है अस्मत बेगम, ठीक है, जो कि नूरजहाँ की माता थी। जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। वो अपने चेन ऑफ जस्टिस के लिए फेमस था, यानी क्या था, जो उसका किला था उसके बाहर उसने चेन लगाई थी, मतलब वहाँ पे कोई भी फिर रात और कभी पे भी आके जिसको जस्टिस चाहिए वो आता था, ठीक है, और वो चेन बजाता था। वहाँ पे बहुत सारे चेन वगैरह थे, तो वो बजा के फिर आवाज़ होती थी, फिर जहांगीर को पता चल जाता था कि कोई तो आया है जिसको जस्टिस चाहिए। फिर वो कभी भी रात के 12 2 कितने भी बजे हो, वो वहाँ पे दरबार लगाता था
और उस आदमी को जस्टिस देता था, इसलिए वो जस्टिस, चेन ऑफ जस्टिस फेमस है जहांगीर का। और उसने 12 ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर दिए थे। उसमें से देखो उसने क्या किया था कि उसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था, तंबाकू, ठीक है। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला वो तो पहला मुगल बादशाह भी है। इसके पहले किसी मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, लेकिन इसने लगा दिया था। और इसने जो नॉन मुस्लिम है यानी हिंदू है उनको दिवाली के दिन में जुआ खेलने की परमिशन दे दी थी। तो ये उस 12 ऑर्डिनेंस में से ये 2 ऑर्डिनेंस फेमस है, ठीक है। फिर 1617 में उसका बेटा यानी सन खुर्रम, ठीक है, तो वो खुर्रम को 1617 में अहमदनगर मिशन पे भेज देता है, जहाँ पे खुर्रम सफल हो जाता है, वो अहमदनगर मिशन सफल करता है। तभी खुर्रम को टाइटल दिया जाता है शाहजहां का, जो कि आगे जाके फिर राजा बनेगा जहांगीर के बाद। तो अभी खुर्रम शाहजहां नाम से जाना जाता है आफ्टर अहमदनगर मिशन। तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड है उसको गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स भी बोला जाता है। अकबर के टाइम को गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर बोला जाता है, और जहांगीर के टाइम पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स माना जाता है। और मोस्ट फेमस पेंटर यदि कोई था जहांगीर के दरबार में तो वो था उस्ताद मंसूर खां। उस्ताद मंसूर खां ये मोस्ट फेमस पेंटर था जहांगीर के टाइम पीरियड में। 1627 में देखो जहांगीर मर जाता है, ही डाइड इन लाहौर, वो लाहौर में मर जाता है। फिर ऑफ कोर्स उसका टॉम यानी उसकी कब्र भी कहाँ पे रहेगी, लाहौर में रहेगी, क्योंकि जहाँ पे मरेगा वहीं पे दफनाया जाएगा। तो टॉम उसकी शादारा एक नाम की जगह है, शादारा लाहौर में, शादारा नाम की जगह है लाहौर में, वहाँ पे उसकी टॉम है। तो जहांगीर ने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, खुद की बायोग्राफी उसने खुद लिखी थी, इसलिए वो ऑटोबायोग्राफी है। तो देखो बाबर ने भी खुद की लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, है ना, और जहांगीर ने भी लिखी थी। मुगल डायनेस्टी में 2 ऐसे राजा हो गए, उन्होंने खुद की बायोग्राफी खुद लिखी थी। और इसी के ऑटोबायोग्राफी को तुजुक ए जहांगीर या जहांगीरनामा बोला जाता है, तुजुक ए जहांगीर या जहांगीरनामा बोला जाता है। बट वो कंप्लीट नहीं कर पाया था जहांगीर, उसके पहले ही मर गया था। और उसको फिर तुजुक ए जहांगीर को कंप्लीट किसने किया था, मौदबिंद खान, उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। और ये तुजुक ए जहांगीरी जो है वो तुर्किश भाषा जो है उसमें ये है तुजुक ए जहांगीरी। फिर ऑफ कोर्स जहांगीर के बाद राज करेगा शाहजहां, जो कि पहले खुर्रम था, फिर अभी शाहजहां है। तो शाहजहां का टाइम पीरियड है 1627 से लेके 1658 तक, 1627 से लेके 1658 तक शाहजहां राज करेगा। और उसका जन्म हुआ था 1592 में लाहौर में, 1592 में लाहौर में उसका जन्म हुआ था। जैसे उसके पिता की मृत्यु लाहौर में हुई थी और इसका जन्म भी लाहौर में हुआ था 1592 में। और इसका चाइल्डहुड नेम तो आपको पता है, बचपन का नाम खुर्रम था। और इसके शाहजहां के पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर माना जाता है। अकबर का गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर, जहांगीर का गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स और शाहजहां का गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। 1612 में यानी 1612 में ही मैरिड अर्जुमंद बानो बेगम से ये शादी कर लेता है। और यही अर्जुमंद बानो बेगम जो है वो मुमताज महल से फिर प्रसिद्ध हुई थी। मुमताज महल इसी अर्जुमंद बानो बेगम को कहा जाता है। तो शाहजहां के 4 बेटे थे, ठीक है। दारा शिको था पहला, ठीक है। इसी दारा शिको को मिनी अकबर भी बोला जाता है। फिर औरंगजेब था, फिर शाह शुजा था, उसके बाद मुराद बख्श था, ठीक है। 4 बेटे कौन से, दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। तो दारा शिको उत्तर भारत में दारा शिको के पास सूबेदारी रहती है, औरंगजेब के पास अहमदनगर रहता है, शाह शुजा के पास बंगाल रहता है और मुराद बख्श के पास गुजरात रहता है। और उसके 3 बेटियां भी थी, उनका नाम था जोहान आरा, रोशन आरा और गोहान आरा। जोहान आरा, रोशन आरा और गोहान आरा, ये 3 बेटियां थी औरंगजेब की नहीं, शाहजहां की। 1631 में क्या होता है, जब ये 14th चाइल्ड को बॉर्न कर रही थी, मतलब 14th चाइल्ड के बर्थ के वक्त मुमताज मर जाती, शी डाइड। तो क्या होता है 1631 में फिर ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो
मुमताज़ महल के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था शाहजहाँ, तो ये स्टार्ट कर देता है ताजमहल बनाना। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, जो कि 1631 से लेके 1653 तक चलेगा, यानी लगभग 20 साल तक ये कंस्ट्रक्शन चलता है। और ये जो ताजमहल है ये वाइट मार्बल यानी संगमरमर से बना है। आपको पता ही होगा ये वाइट मार्बल या संगमरमर से बना है। और ये जो वाइट मार्बल था ये मकराना जगह राजस्थान वहाँ से मंगवाया गया था। और इस ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट था यानी मुख्य स्थापत्यकार था उस्ताद अहमद लोहारी इसका मुख्य स्थापत्यकार या चीफ आर्किटेक्ट था। और इसका चीफ कंस्ट्रक्टर या प्रधान मिस्त्री था उस्ताद ईसा। ताजमहल का चीफ कंस्ट्रक्टर या प्रधान मिस्त्री था उस्ताद ईसा। और ताजमहल बनाने में जो आर्ट या जो कला का यूज़ किया है उस कला को बोला जाता है पित्रादुरा नाम की कला का यूज़ करते हुए या आर्ट का यूज़ करते हुए ताजमहल को बना दिया है पित्रादुरा। तो 1630 से 1636 में क्या होता है, जो ये था शाहजहाँ था ये डेक्कन मिशन को चला जाता है, यानी ही वेंट टू डेक्कन मिशन, दक्कन अभियान को ये चला जाता है। वहाँ पे मीर जुमला नाम का एक आदमी या रूलर होता है, उससे वो कोहिनूर डायमंड ले लेता है। मीर जुमला के पास कोहिनूर डायमंड था, तो शाहजहाँ को मीर जुमला कोहिनूर डायमंड दे देता है। तो अभी शाहजहाँ के पास कोहिनूर डायमंड है। 1638 में क्या होता है, कैपिटल जो है ना आगरा में थी पहले कैपिटल, तो शाहजहाँ आगरा से कैपिटल दिल्ली को शिफ्ट कर देता है। अभी मुगल डायनेस्टी का कैपिटल दिल्ली हो गया, क्योंकि आगरा में बहुत सारी ऐसी बहुत गर्मी होती है और उसको वो गर्मी पसंद नहीं होती है, तो ये फिर आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर देता है 1638 में। और उसने एक सिटी का निर्माण किया था शाहजनाबाद सिटी का निर्माण इसने किया था शाहजहाँ ने खुद के नाम के ऊपर। और दिल्ली में ही इसने 1638 में ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट या लाल किला जो है उसका कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्ट किया था। तो देखो इसने ताजमहल भी बनाया है, लाल किला भी बनाया है, देखो कितना फेमस है लाल किला, पता ही होगा आपको, इसका भी कंस्ट्रक्शन इसने किया है। फिर इसने जामा मस्जिद बनाई दिल्ली में, फिर दिल्ली गेट बनवाया, फिर अजमेरी गेट बनाया, फिर कश्मीरी गेट बनाया, फिर लाहौरी गेट। तो इसने इतने अच्छे कंस्ट्रक्शन किए, इसीलिए इसके एरा को एरा ऑफ आर्किटेक्चर, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है, क्योंकि इतने अच्छे उसने कंस्ट्रक्शन किए थे। तो रेड फोर्ट पे उसने 2 दरबार बनवाए थे। इसमें से पहला था दीवाने आम और दूसरा था दीवाने खास। दीवाने आम और सेकंड था दीवाने खास। और दीवाने खास में ही उसने गोल्डन थ्रोन बनवाया था, ठीक है। और इसी गोल्डन थ्रोन को एक सोने का सिंहासन बनवाया था, और इसी सोने के सिंहासन को तख्ते तौस बोला जाता है, तख्ते तौस बोला जाता है, ठीक है। और ये तख्ते तौस यानी मयूर सिंहासन, तख्ते तौस को मयूर सिंहासन भी बोला जाता है और पीकॉक थ्रोन भी बोला जाता है। तख्ते तौस था उसके पास, किसके पास, शाहजहाँ के पास, उसी ने उसको बनवाया था। तख्ते तौस बोला जाएगा या मयूर सिंहासन बोला जाएगा या पीकॉक थ्रोन, तीनों चीज़ें एक ही है। तो जैसे शाहजहाँ मर जाता है ना, तो बैटल ऑफ सक्सेसरशिप चालू होता है, क्योंकि शाहजहाँ के 4 बेटे हैं। तो हमने तो देखे दारा शिको, औरंगजेब, शाहजहाँ, शाह शुजा और मुराद बख्श। तो शाहजहाँ क्या करता है, दारा शिको को अगला रूलर डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली वो मरने से पहले क्या होता है, मरने से पहले ये सक्सेसरशिप चालू हो जाते हैं, क्योंकि एक अकबर के टाइम से एक प्रथा थी, हर रोज़ शाम पे जो किंग रहता था अकबर के बाद के सभी, वो हर रोज़ शाम किले के पास आके उसकी प्रजा को दर्शन देते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ था, शाहजहाँ बीमार बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसने वो दर्शन देने स्टार्ट बंद कर दिए थे। मतलब प्रजा को पता ही नहीं चलता था कि अपना राजा जिंदा है या मर चुका है। तो एक ऐसी अफवाह फैल गई कि शाहजहाँ मर चुका है। तो शाहजहाँ को ये पता चल जाता है, तो शाहजहाँ को ये डर हो जाता है कि कहीं उसकी प्रजा विद्रोह ना कर ले, इसलिए फिर वो दारा शिको को नया उसका सक्सेसर या दारा शिको को राजा डिक्लेयर कर देता है मुगल डायनेस्टी का। लेकिन ऑफकोर्स बाकी तीनों भाइयों को ये पसंद नहीं आती ये चीज़ें, और फिर बैटल ऑफ सक्सेसरशिप चालू हो जाती है। 1658 में क्या होता है, बैटल ऑफ बहादुरपुर होता है, बहादुरपुर का युद्ध होता है। देखो शाह शुजा जो था ना, शाहजहाँ का बेटा, जो कि
बंगाल में था, बंगाल का वो सूबेदार था, वो अपने आप को सेपरेट स्वतंत्र रूलर्स डिक्लेयर कर देता है। यानी वो बोलता है कि अभी मैं मुगल डायनेस्टी का पार्ट नहीं हूँ, मैं खुद एक रूलर हूँ, मैं खुद एक राजा हूँ, ठीक है। और वो रॉयल आर्मी जो होती है मुगल डायनेस्टी की रॉयल आर्मी, उसके साथ वो युद्ध करने लगता है। और ये युद्ध होता है बहादुरपुर जगह में, इसलिए इसको बैटल ऑफ बहादुरपुर बोला जाता है। तो ये बैटल ऑफ बहादुरपुर होगा 1658 में शाह शुजा और रॉयल आर्मी ऑफ मुगल के बीच में। और रॉयल आर्मी ऑफ मुगल की तरफ से कौन कौन लड़ेंगे? जय सिंह और सुलेमान शिको लड़ेंगे, ठीक है। जय सिंह और सुलेमान शिको लड़ेंगे। तो जय सिंह वगैरह ये तो रॉयल आर्मी जो है वो जीत जाती है और शाह शुजा हार जाता है। फिर वही साल 1658 में औरंगजेब भी ये सभी चीज़ें देख रहा होता है, इसको पता चल जाता है कि रॉयल आर्मी को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो मुराद बख्श के पास जाता है और मुराद बख्श को बोलता है, जो कि मुराद बख्श गुजरात में होता है और औरंगजेब अहमदनगर में था। तो मुराद बख्श के बोलते हैं कि रॉयल आर्मी तो बहुत बड़ी है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें एक साथ रॉयल आर्मी के साथ लड़ना चाहिए, हम जीत जाएंगे। तो मुराद बख्श को भी ये चीज़ पसंद आती है, फिर वो औरंगजेब के साथ जाता है और रॉयल आर्मी के खिलाफ लड़ता है। इस वक्त रॉयल आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे कसीम खान और जसवंत सिंह। कसीम खान और जसवंत सिंह ये दोनों थे रॉयल आर्मी के साइड से, और उसके खिलाफ थे औरंगजेब और मुराद बख्श। ये 1658 में ये बैटल होता है और ये बैटल धर्मत जगह पे होता है, इसलिए इसको बैटल ऑफ धर्मत या धर्मत का युद्ध बोला जाता है। जो कि औरंगजेब और मुराद बख्श एक साइड में रहेंगे और उनके अपोजिट साइड में रॉयल आर्मी रहेंगी और रॉयल आर्मी को रिप्रेजेंट करेंगे कसीम खान और जसवंत सिंह। और इसमें औरंगजेब और मुराद बख्श जीत जाते हैं, उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। फिर ये क्या करता है, तो दारा शिकोह भी देख रहा होता। दारा शिकोह तो अभी राजा था मुगल डायनेस्टी का। जैसे ही इसको पता चल जाता है कि रॉयल आर्मी तो अभी हार चुके हैं, तो ये खुद लीडिंग एज ए लीडर आता है युद्ध लड़ने के लिए, जो कि सामूगढ़ जगह पे होती है और इसी को बैटल ऑफ सामूगढ़ बोला जाता है या सामूगढ़ का युद्ध बोला जाता है, जो कि 1658 में एक ही साल में ये सब कुछ चीज़ें चल रही है। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होगा। इसमें फिर से एक साइड पे औरंगजेब और मुराद बख्श तो है, क्योंकि वो अभी भाई है और एक ही साइड में है दोनों तो, और उनका दूसरा भाई जो कि उनका सबसे बड़ा भाई दारा शिकोह उनके अपोजिट में। तो दारा शिकोह हार जाता है और औरंगजेब मुराद बख्श दोनों भी जीत जाते हैं। फिर क्या करता है औरंगजेब 1658 में शाहजहां को अरेस्ट कर लेता है, यानी अपने पिता को खुद अरेस्ट कर लेता है। यानी ये देखो, ये पिता के खिलाफ फिर एक विद्रोह हो गया, जैसे जहांगीर ने और अकबर के खिलाफ किया था, ठीक है। उसके बाद जहांगीर के भी खिलाफ उसके बेटे ने विद्रोह कर लिया था। उसके बाद शाहजहां के खिलाफ भी उसके बेटे यानी औरंगजेब, मुराद बख्श, इन सभी और शाह शुजा इन्होंने विद्रोह कर ही लिया था। ये अभी सलीम के या जहांगीर के टाइम से चालू हो गया था पिता के खिलाफ विद्रोह करना। तो शाहजहां को अपने खुद के पिता को ये अरेस्ट कर लेता है औरंगजेब और उनको लाल किले पे वहाँ पे रख देता है। और 1658 में ये अपना फर्स्ट कोरोनेशन यानी फर्स्ट राज्याभिषेक कर लेता है आगरा फोर्ट पे, आगरा के किले पे। और जैसे ये राज्याभिषेक कर लेता है, ये मुराद बख्श को मार देता है, क्योंकि ये बिल्कुल कंपटीशन नहीं चाहता किसी भी चीज़ में। तो 1658 में तो वहाँ बाहर बंगाल में तो शाह शुजा तो था, वो ये सभी चीज़ें देख रहा होता है। वो देखता है कि मुराद बख्श को मारा गया है, तो फिर ये बैटल ऑफ खांजवा यानी खांजवा जगह पे शाह शुजा लड़ेगा औरंगजेब के साथ। यानी 1658 में सेम ईयर में बैटल ऑफ खांजवा, जो कि औरंगजेब एक साइड पे रहेगा और शाह शुजा दूसरे साइड पे रहेगा, अपोजिट साइड पे। और इसमें फिर से औरंगजेब जीत जाता है और फिर शाह शुजा भी मर जाएगा, शाह शुजा को भी ये मार देगा औरंगजेब। फिर 1659 में बैटल ऑफ देवराई है, ठीक है। देवराई क्योंकि दारा शिकोह तो अभी जिंदा है, 4 भाई है, 2 उसमें मर चुके, 2 जिंदा है, औरंगजेब जिंदा है और दारा शिकोह जिंदा है। तो 1659 में यानी अगले साल बैटल ऑफ देवराई होगा, जिसमें वन साइड पे औरंगजेब रहेगी और दूसरे साइड पे दारा शिकोह रहेगा। तो औरंगजेब और दारा शिकोह इन दोनों के बीच में जो युद्ध होगा बैटल ऑफ देवराई, उसमें जीतेगा कौन? फिर से ऑफ कोर्स औरंगजेब जीत जाएगा और वो दारा शिकोह को पकड़ लेता है और उसको उनकी जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे लेके आता है और उसको मृत्यु दंड देता है।
और उसकी जो डेड बॉडी ना पूरे सिटी में उसको डेड बॉडी को लेके घूमता है। तो ये उस पर वहाँ पे एक ऐसा ये मैसेज देना चाहता था उसके प्रजा को कि ये जो भी मेरे अभी विद्रोह करेगा मेरे खिलाफ, उसकी सज़ा एक ही होगी, वो है मृत्युदंड, उसको मारा दिया जाएगा। तो ये ऐसा करता है। और देखो सेकेंड कोरोनेशन, अभी तो सारे के सारे भाई मर चुके हैं। फिर अभी औरंगज़ेब को कोई भी कंपटीशन नहीं है, औरंगज़ेब को ये पता चल जाता है। फिर वो उसका सेकेंड कोरोनेशन यानी दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में करता है, जो कि लाल किला है। लाल किला जो जगह है दिल्ली में, वहाँ पे वो सेकेंड राज्याभिषेक उसका कर लेता है। और 1666 में शाहजहां जो था, जो कि आगरा के किले में था, वो मर जाता है। 1666 में शाहजहां मर जाता है, आगरा के किले में था। वो आगरा के किले से ताजमहल दिखता था, तो वो ताजमहल को वहाँ से दिखता था। और वो 1666 में मर जाएगा। और उसकी टॉम जो है यानी उसकी कब्र जो है वो ताजमहल में ही रखी गई है, जो कि आगरा में है ताजमहल। उसकी अपनी बीवी के उधर ही उसकी टॉम है शाहजहां की। और जो बायोग्राफी है शाहजहां की, वो शाहजहां नाम से प्रसिद्ध है। तो बायोग्राफी है शाहजहां की, वो है शाहजहांनामा, जो कि लिखी थी इनायत खान ने शाहजहांनामा बायोग्राफी लिखी थी। शाहजहां की वो बायोग्राफी थी। तो हमने आज 2 रूलर पढ़ लिए, जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो चलो फिर बाय बाय, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।